बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत में कभी भी डल मूवमेंट नहीं होता और आजकल आपको मालूम है कि पीटीआई की फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो फ़ैसला दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसके बाद मुल्क के अंदर सियासत में काफ़ी गर्मी आपको दिखाई दे रही है। आज पीटीआई ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, और दो मज़ीद डॉक्यूमेंट उन्होंने आज एहतजाज के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दाखिल किए हैं। एक तो उन्होंने यादाश्त दाखिल की है और दूसरी करारदादें जो दो पास हुई हैं पंजाब और केपी की असम्बली से, जहाँ पे ये मुतालबा किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और जो मेंबरान हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ, चूँकि वो एक ख़ास सियासी जमात यानी PMLN और जो मरकज़ी हुकूमत है उसको सपोर्ट कर रही है। और ज़ाहिर है कि उसका एक बैकग्राउंड है। जिस तरह से PTI ये कहती है कि पिछले तकरीबन अगर आप देखें तो तसलसल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसले देती रही है, और ये जो फ़ैसला आया है अब ज़ाहिर है कि इसके असरात जो हैं वो PTI के ऊपर भी और ख़ासकर इमरान खान साहब के ऊपर भी हो सकते हैं। जो फंडिंग के हवाले से जो फ़ैसला आया है उसमें हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने के हवाले से भी बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब और बाकी लीडरशिप जो है उसको ECL पे डालने की भी बातें की जा रही हैं। इमरान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक डॉक्यूमेंट या एक आप कह सकते हैं रेफरेंस जो है तोशाखाना के हवाले से अंडर आर्टिकल 62, 63 जो है वो भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया है। सो दोनों जानब से जो हम देख रहे हैं कि एक जंग जो है, सियासी जंग जो है वो जारी है। और पिछले 2 रोज़ के दौरान नंबर ऑफ़ फेडरल मिनिस्टर्स जो PMLN से जिनका ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग उसके अंदर अपना हिस्सा जो है वो डाल रहे हैं। वो इमरान खान साहब की जो सादिक और अमीन होने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन दिया था उसको चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग केस है, यानी नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर जो है आपने सारी उम्र के लिए यानी ताहयात नाअहली आपने दी। अब इमरान खान साहब का जो केस है वो ज़्यादा इस हवाले से स्ट्रॉन्ग है। तो आया सोचना ये है या देखना ये है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं उनको भी नाअहल करार दे दिया जाएगा आइंदा इंतखाबात से कबल, और उनकी पार्टी के ऊपर कोई पाबंदी भी आयद की जा सकती है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट जनाब जहांगीर जदून साहब। इनसे हम पूछेंगे इस केस की जो लीगल पोजीशन है वो क्या है। जदून साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया जी। काइंडली मुझे सबसे पहले तो ये बता दें कि ये केस जो है ये किस हद तक इफ़ेक्ट कर सकता है PTI की जो पार्टी है, एज अ पार्टी उसको कितना इफ़ेक्ट कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। अब इसके देखें, इस केस के 2 पहलू हैं, एक सियासी और एक कानूनी। तो कानूनी पहलू ये है कि ये केस जब 2018 में हनीफ अब्बासी वर्सेस इमरान खान, हनीफ अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत जब पिटीशन डाली कि जी इमरान खान का जो सर्टिफिकेट देते हैं इलेक्शन कमीशन को वो सही नहीं है, गलत है, आप इसकी प्रूव करें। तो उन्होंने जो जजमेंट दी PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 189, तो उसमें जजमेंट के आखिर में उन्होंने को 2-3 चीज़ें डायरेक्शन दी कि इलेक्शन कमीशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अकाउंट्स है 5 साल के उनका ऑडिट करे। वैसे इलेक्शन कमीशन के पास अपनी भी पावर है कि वो जो भी ये एनुअल रिक्वायरमेंट है पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी करवाते हैं। हाँ, जिस तरह गुशवारा होता है स्टेटमेंट अकाउंट कि हमारे एक्सपेंडिचर इतने हैं, हमारे फंड यहाँ से आए हैं, ये है वो, जितने भी वो डिटेल देनी पड़ती है कि इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किए। उसमें इनके जो बानी रुकन है वो सबको आपको पता है, अकबर बाबर, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने PTI पे केस नहीं किया है, उनके अपने एक जो फाउंडर मेंबर उन्होंने किया। 14 अक्टूबर 2014 को उन्होंने जी अब उन्होंने ये मतलब जब केस किया तो केस 8 साल आपको पता चला है। तो 8 साल के बाद जो इलेक्शन कमीशन का जो फाइंडिंग आई है, जो उनकी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो उन्होंने फाइंडिंग दी है, उसमें अब ये बात तकरीबन एविडेंस पे रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि इन्होंने प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है वो की है और इलेक्शन कमीशन ने उनको शो का नोटिस भी इशू कर दिया। और उसमें उन्होंने कहा जी कि कुछ ऐसे फॉरेन नेशनल है दूसरे कंट्रीज़ के, उनसे भी इन्होंने फंडिंग ली है और कंपनियां भी शुमार हैं, 300 से ज़्यादा कंपनियां हैं
अब उन्होंने 351 कंपनियों का नाम। कंपनियां कि उनसे भी इन्होंने फंडिंग ली। लेकिन वो कहते हैं कि ये सारे पाकिस्तानी लोग हैं जिनकी कंपनियां थी। नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन ने डिटरमिन कर दिया है ना जी। जी अब हाँ। वो तो आगे जाके ये इनको सिक्योरिटी कमेटी बनी है तो उसमें ये कहते हैं ये पाकिस्तानी लोग हैं। उन्होंने फिर उनका सबूत देते ना ये कि पाकिस्तानी लोग हैं। अच्छा, ये जो शो काज दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उससे कबल जो है फेडरल गवर्नमेंट भेज सकती है केस? नहीं, ये दो अलग चीजें हैं ना। अच्छा, जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टी है उसमें अच्छा। ये है कि अगर आपको फॉरेन एडेड पार्टी हो, हाँ, जिसको वो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, वो डिस्क्रिशन है फेडरल गवर्नमेंट की। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि ये जो हम इलेक्शन कमीशन और फेडरल गवर्नमेंट की पावर को ओवर स्टेप नहीं करना चाहते, सही है, ये ठीक बेस है, बनी ठीक। कि हम इस पे कोई फैसला नहीं दे सकते, ये फेडरल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की पावर है। ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ने अपना जो इन द लाइट ऑफ एविडेंस सही। अपनी फाइंडिंग दे दी है कि ये अकाउंट्स हैं, इतने अकाउंट्स हैं, इतने पैसे हैं, ये आते रहे और ये 2013 तक है। अब 8 से 13 13 5 सालों के, अगर 13 से अभी तक अंदाजा लगाएं तो पता नहीं और कितने अकाउंट्स होंगे। और फिर इन्होंने अपने जो रिकॉर्ड की बात है, इन्होंने अपने अकाउंट्स खुद नहीं दिए। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन ने जो सिक्योरिटी कमेटी है वहां से इनके वहां अकाउंट्स से सारे, जी हाँ, नंबर 1 इन्होंने अपने अकाउंट छुपाए। ठीक है, अब 16 अकाउंट्स का तो कहते हैं सब्सिडरी अकाउंट्स है। अब पता नहीं सब्सिडरी का क्या मतलब सब्सिडरी है? भी है। तो एक पार्टी अगर मिसाल के तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी है, जी हाँ, उसका मतलब है वो जितने भी अपने अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मतलब है कि ऑल अकाउंट्स। सही है। अब ये नहीं कह सकते कि अकाउंट लाहौर में खुला हुआ है तो वो नहीं जमा कराना है, या अकाउंट लंदन में खुला हुआ है तो वो नहीं आपने जमा कराना है। ठीक है। बस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है कि आपके जितने फॉरेन अकाउंट्स हैं या पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं वो आपने इलेक्शन कमीशन को देने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से उनकी मतलब करा के जो बैलेंस शीट Verification बनती करवानी है। ये चार्टर्ड अकाउंट का मतलब बैलेंस शीट बनाना। सही है। अब वो कि ये पैसा इधर से आया, इधर खर्च हो गया है, इतना आपने एडवर्टाइजिंग पे लगा दिए लंबी चौड़ी। उसके बाद जब ये अकाउंट्स बनते हैं तो ये भी लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जो पार्टी का चेयरमैन होता है वो उसको सर्टिफाई करेगा, ठीक, लिख के इन राइटिंग अपने साइन से कि ये जो भी डिटेल है ये ठीक सही है, है, करेक्ट सच्ची है, और है। इसमें कोई प्रोहिबिटेड या फॉरेन एडेड जो है, इसमें ठीक कोई है। फॉरेन फंडिंग जो है वो शामिल नहीं है। सही। तो ये उसके सर्टिफिकेट से ये बहुत डैमनिंग है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा चेयरमैन देखो ना, ही इज द हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक सर्टिफिकेट दे रहा है एक दफा नहीं, ये तो 5 साल 5 दफा सर्टिफिकेट दिया। हो सकता है 22 तक अंदाजा लगाएं तो फिर उसने हर साल वो सर्टिफिकेट इशू करता है कि इसमें कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पहुंच गया है कि जी प्रोहिबिटेड फंडिंग है, शो काज दे दिया पार्टी कि वो प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है, फंड जो है वो कन्फिस्केट हो जाती है। जो उस पर उतना फाइन पड़ जाता है, अगर बैंक के अंदर उन्होंने पैसे खर्च कर दिए वो कहते हैं जी कहाँ से लगाएंगे, तो वो पॉलिटिकल पार्टी से पैसे रिकवर कर। अच्छा, इसमें प्रोहिबिटेड और फॉरेन फंडिंग के अंदर क्या फर्क रखा जाता है? इसमें प्रोहिबिटेड का ज्यादा नाम लिया जी गया है। अब जो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 है ना, उसके अंदर एक सेक्शन है 2C3। ठीक है। वो 2C3 का जो लास्ट पोर्शन में कहता है कि अगर इवन ये पहले जो लॉ था उसमें लिखा सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फंड्स। ठीक अभी है। फिर उन्होंने ये 1962 पे बाद जो है अभी ये दोबारा ये 2002 में उन्होंने कहा पोर्शन ऑफ द फंड, इवन सब्सटेंशियल का लफ्ज भी पोर्शन से हटा दिए। ठीक है। कोई भी पोर्शन हो फंड का, अगर किसी फॉरेन नेशनल ने किसी पार्टी को फंड दिया है तो वो फॉरेन एडेड पार्टी सफर होगी। तो जब ये डिटर्मिन हो जाएगा कि ये पार्टी फॉरेन नेशनल से फंडिंग लेती है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको डिसोल्यूशन की तरफ जा सकती है, डिक्लेरेशन देगी पहले ठीक है। कि ये फॉरेन एडेड पार्टी, और डिक्लेरेशन नोटिफाई होगी। नोटिफाई के बाद फिर 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 72 के ठीक। कि भेजना पड़ेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट डिटर्मिन करेगी, फाइनल आर्बिटर सुप्रीम कोर्ट है कि आया इस पार्टी ने तो ये उसके पैसे अंदर लिए हैं, सुप्रीम तो ये कोर्ट कैसे जो है, इस्तेमाल जी, किए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है कि कोई खसूसी बेंच होगा या एक जज भी इसके अब हवाले नहीं, से एक कर जज नहीं, सकता सुप्रीम है? कोर्ट का मतलब अब जो रेफरेंस भेजते हैं मुझे तो ये Larger पता चला कि वो bench कहते हैं होगा। हाँ जी फुल कोर्ट जो है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना हाँ जी। इट्स बिग थिंग। इतना मतलब आसान भी नहीं है कि आप सिरे से पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि पाकिस्तान की हाँ। हिस्ट्री में एक तो नैब को नैब किया को, गया जी, था, जी। फिर उन्होंने तो चेंज remove कर करना। दिया अपना जी, जी। नाम चेंज कर इसमें दिया। शुरू मुझे जो में लग रहा है ना, एक इसके- कम्युनिस्ट पार्टी थी अर्ली 50s के अंदर, जी जी उसको इसमें बैन किया गया था। इसमें 2-3 चीजें, एक इनकी प्रोहिबिटेड फंडिंग है ठीक जो है। कन्फिस्केट हो सकती है, ठीक इलेक्शन है। कमीशन करेगी। दूसरा जो इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन है ना, वो इस सर्टिफिकेट के बुनियाद पे अच्छा। ये ज्यादा स्ट्रांग केस बन सकता है। अच्छा, ठीक है। कि इन्होंने झूठ बोला है ना बेसिकली, मतलब उन्होंने जो यानी statement फैक्ट्स दिए जो है हैं, उनको हाइड किया है। हाँ हाइड किया है, एक काउंट्स हाइड किए हैं, और दूसरा जो सर्टिफिकेट दिया है नॉट ओनली वंस बट
5 साल का 5 सर्टिफिकेट जो दिए ये ठीक नहीं है। इसी पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि लेट द इलेक्शन कमीशन वेरीफाई, अच्छा। इलेक्शन कमीशन वेरीफाई करे। हम ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, हम ये इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं करते उस वक्त। हालांकि डिस्क्वालिफिकेशन जो पटिशनर था उसने कहा था इसकी डिस्क्वालिफिकेशन प्रूव है। उसके मुकाबले में आप हनीफ अब्बासी वाला जो केस प्राइम मिनिस्टर जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का केस है वो बहुत वीक था। वो तो बिल्कुल जो उसकी तो कोई हम रेफरेंस भी नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट में। न कोई इसकी इंक्वायरी हुई है, न कोई काउंटर वो किया गया। उनका जी ये रिसीवेबल थे, इन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह रिसीव नहीं की, तो हम इनको एसेट उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। अब ये देखें एसेट कि 16 बैंक अकाउंट्स कंसील किए गए हैं, तो ये एसेट क्यों नहीं डिक्लेयर किए इन्होंने? और तकरीबन उनकी तो बिल्कुल जो है 21 लाख डॉलर जो हैं उसकी जो जेली किस्म का जिस तरह केस होता है उनको बना के फारग करने का कोई बहाना ढूंढा है। बहाना केस नहीं है, कभी कोई इस केस को एज ए जजमेंट जो है किसी कोर्ट में कोर्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद कोई जजमेंट ऐसी नहीं है जिसमें आप, उनके पास राइट ऑफ अपील भी नहीं था। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आप इसलिए फारग कर रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। बड़ा तोशाखाना वाला जो केस आज जो जमा कराया गया है इलेक्शन कमीशन में, उसमें क्या मतलब? अब तोशाखाना देख रहे हैं, तोशाखाना के अंदर भी एविडेंस है कि इन्होंने जो रूल्स वायलेट किए हैं कि एक गिफ्ट आया है बाहर से और इन्होंने जाके मार्केट के अंदर बेच के पैसे जो है अपने जेब में डाल दिए। ठीक है, अब वो तोशाखाना का केस अगर मतलब वो तो स्पीकर ने आज मैंने सुना, लेकिन माजी में तो सारे प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही करते रहे हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स करते रहे हैं। मतलब वो उसकी एक फिक्स प्राइस होती है, कहते हैं वो अकॉर्डिंग यानी लॉ के मुताबिक ही वो कहते हैं हमने ये खरीद ये तो डिटरमिन खरीदने के बाद आप जाके उसको बेच लें, आप इस्तेमाल करें, कुछ भी करें। लॉ के अंदर ये तो नहीं लिखा हुआ कि गिफ्ट को आप बेच नहीं सकते। पहले जो एक्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो केस बने हैं ना जी, उन्होंने कहा जी इन्होंने ये वाली जाती चीज कम पैसों पे अपने इस्तेमाल में रखी हुई है, बेचने का कोई केस नहीं है अभी तक। अच्छा, जहां तक मुझे पता है जो नैब के अंदर केस किया था जरदारी साहब का और मियां साहब का, तो उसमें ये नहीं था कि उन्होंने बेच दी। उन्होंने कहा ये 2-3 गाड़ियां थी, इनकी कीमत ये थी, उन्होंने सब्सिडाइज करके गाड़ी अपने पास। यहाँ पे डिफरेंट है ना, यहाँ पे इन्होंने मार्केट के अंदर जी जो और फिर डिस्क्लोज भी नहीं किया इन्होंने। मार्केट के अंदर उन्होंने गिफ्ट बेची। अब उसमें ये 62(3 जो अब ये पता नहीं कि कानून में है कि गिफ्ट को आप बेच नहीं सकते। ये तो जो उसके रूल्स बने हुए हैं ना जी कि आपने गिफ्ट जो दिया है किसी फॉरेन कंट्री ने, सही है, खरीद सकते तो हैं आप। तोशाखाना का मतलब है वो स्टेट का गिफ्ट है ना। अगर आपको अपने दे दिया है तो उसमें आप जो रूल्स के मुताबिक अगर उसको रखना चाहते हैं या डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो उसकी डिस्पोजल के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है। अच्छा, किस तरह डिस्पोज ऑफ करेंगे, ऑक्शन करते हैं, क्या करते हैं, वो रूल्स है। अब वो डिटरमिन करेगा इलेक्शन कमीशन, वो भी। अब क्योंकि स्पीकर ने ये डिटरमिन कर दिया है कि डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस जो भेजा है उनकी नज़र में ये केस बनता है, तो उन्होंने फिर आज इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस फॉरवर्ड कर दिया। मुझे ये बताएं कि अब इसमें आपने पहले शुरू में ही कहा था कि एक इसका कानूनी और आइनी पहलू है और दूसरा इसका सियासी पहलू है। अब सियासी पहलू अगर हम सामने रखें कि नवाज शरीफ साहब को अभी हम ये कह सकते हैं कि एक सियासी बुनियादों के ऊपर उनको जो है वो ताहयात डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सियासी और इंतकामी भी आप कह सकते हैं। इंतकामी वो मतलब आप उसकी जो एक्सप्लेनेशन है या डेफिनेशन है कुछ भी आप दे सकते हैं। अब ये जो इमरान खान साहब वाला जो इन्होंने डिसीजन दिया इलेक्शन कमीशन ने, वो पहले से ही कह रहे थे कि जी ये तो बाइस्ड है, ये तो पीएमएलएन की एक्सटेंडेड टीम है, मे भी कि उसके पीछे यही वजह हो कि जो आज सामने आ गया है कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग केस था इसकी। इलेक्शन कमीशन ने तो ये तो एक कंट्रोवर्शियल, जब इदारा खुद इंस्टीट्यूशन फैसला करने वाला बन जाए तो उस फैसले को फिर आप नहीं देखें। एक तो एट द फेस आप देखते हैं कि रीजनेबल मैन इसको कंट्रोवर्शियल कहता है जो इसका पार्टी से तल्लुक नहीं है। अच्छा, जो अभी पंजाब असेंबली के जो मेंबर डिस्क्वालीफाई हुए हैं 20, वो किसने किए? इलेक्शन कमीशन ने किए ना। बिल्कुल। आज जो गवर्नमेंट बनी हुई है पीटीआई की, वो इलेक्शन कमीशन की वजह से बनी हुई है, वरना का केस इतना स्ट्रांग नहीं था। पार्लिमानी पार्टी के मिनट्स उन्होंने बाद में प्रोड्यूस किए और देयर वाज नो डायरेक्शन ऑफ द पार्लिमानी पार्टी, फिर उन्होंने मैनिपुलेट किया वो मेरे जिसकी बेस पे अब गवर्नमेंट बना दिया है। हाँ, अब उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन ठीक था, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन देखो, इलेक्शन कमीशन ने 8 साल मतलब कितना इस पे लगा है कि जी डिले कर रहा है मैटर को। उन्होंने हर चीज को देखा है कि ये आप एविडेंस लाएं, जिस बंदे ने ये केस किया उसने एविडेंस प्रोड्यूस की, फिर बैंकों से कंफर्मेशन। अब मेरे खिलाफ फैसला है तो मैं ये बायस्ड है, ये नहीं हो सकता। आप फैसले को उसकी एविडेंस पे परखेंगे कि वाकई इसके अंदर मवाद मौजूद है।
अब ये तो नहीं मेरे खिलाफ फैसला है तो मैं कहूँ जी ये बाइस्ड है, मेरे हक में दे दे कहते हैं ठीक है। वो इलेक्शन कमीशन को किसने लगाया था? तो ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये चले गए हैं, वहां पे क्या हो सुप्रीम सकता जुडिशियल काउंसिल में देखो कोई मिसकंडक्ट कहाँ पे ये साबित करे है? एविडेंस देना पड़ेगा ना इनको कि क्या मिसकंडक्ट आर्डर के खिलाफ आपके पास, आप एक तरफ जा रहे हैं हाई कोर्ट में, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। जैसे जस्टिफाइड वाला केस था। हाँ उस नहीं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक लीगल फोरम है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन उसका मेंबर किसी को भी आप हटा नहीं सकते स्वाय रेफरेंस के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। बस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो एक बहुत बड़ा हाई लेवल का ट्राइब्यूनल है। उससे पहले ओपिनियन फॉर्म करनी पड़ती है कि किन बेसिस पे आप किन बेसिस पे केस उसके खिलाफ है कि बंदे इनको मिलते हैं। बहुत ओपन है, वो कहते हैं जी बंदे जो भी पार्टी का बंदा आए, बंदे आए हमें। वो ये कहते हैं कि पीडीएम वाले मिले हैं 2 रोज 3 रोज कवर, और उसके बाद जो है ये डिसीजन आ गया है। वो में इलेक्शन कमीशन देखें, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट हैज अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इलेक्शन कमीशन। देखें, वो तो इलेक्शन कमीशन ने पब्लिकली कहा है जी कि तमाम पार्टियों के लोग वेलकम है, और उन्होंने ये डिटेल दी है कि पीटीआई को सबसे ज्यादा मुलाकातें की हैं पीटीआई वाले। वो मुलाकात पे डिसीजन नहीं दिया। 8 साल पहले तो ये इलेक्शन कमीशन नहीं था ना, सिक्योरिटी कमेटी तो पहले वाले इलेक्शन कमीशन ने बनाई, ये वहां पे ये चीजें कलेक्ट करते रहे। मेरे ख्याल में अब देखें इतना किसी इदारे को जानबूझ के कंट्रोवर्शियली बनाना चाहिए। हाँ, आपका कोई मेरिट पे बनता है तो आप जाएं आगे अपील करें, उसका फैसला गलत होगा। ऑन द बेसिस ऑफ लॉ यू सजेस्ट एज अ सीनियर लॉयर के मतलब पार्टी को भी नुकसान हो सकता है और एज ए इंडिविजुअल चेयरमैन को भी, यानी इमरान खान साहब को भी नुकसान हो सकता है। देखिए पार्टी का अगर पहले तो है कि प्रोविडेंट फंड उन्होंने कहा जी इनके लिए ये प्रोविडेंट फंड है, शोकाज नोटिस इशू हो गया। अब शोकाज हुआ है ना, शोकाज का ये जवाब देंगे कि जी हमारे प्रोविडेंट फंड नहीं है तो इलेक्शन कमीशन अगर कन्फिस्केट करता है तो एक सजा तो हो गई है ना पार्टी को। दूसरा डिसोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अच्छा, वो गवर्नमेंट डिक्लेरेशन देगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर फुल कोर्ट बैठती है तो वो देखेगी क्या इन्होंने कोई ये फंड जो अब जैसे ये है कि यानी पीटीआई है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो ये तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तो बाद में फिर ये नाम रख सकते हैं। हाँ, वो उनके पास चाइस है कि ये और बदल के दोबारा इसका किसी सिंबल जो है वो भी वो हो सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट अगर डिटरमिन करती है पार्टी को डिसॉल्व कर ले तो फिर अच्छा। तो तमाम जितने भी इनके एमएन है एमपी है वो खत्म हो जाएंगे। खत्म हो। ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि पार्टी को बिल्कुल सेनेटर्स भी खत्म हो जाएंगे, एवरीथिंग। जो पार्टी डिसॉल्व होगी देयर विल बी नो मेंबर। वो फिर डिसोल्यूशन का मतलब है मेंबर खत्म हो जाएंगे। ये फिर अब सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उनके जो इन द लाइट ऑफ जो फाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन की। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान का जो पर्सनल केस है ना वो ज्यादा स्ट्रांग है पार्टी से भी। हाँ, वो जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया 5 साल ये सर्टिफाइड करते रहे। हाँ। मेन देखे ना जी, मेन अगर जिस पे ज्यादा बात आती आपने है वहां पे यानी पार्टी का चेयरमैन है, ठीक बेस ये है ना इस केस की कि जी वो अकाउंट वेरीफाई, उसकी अकाउंट की वेरिफिकेशन पे ही तो सारा काम है। एक तो ये कि ओरिजिनल जो गलत काम हुआ, फिर उसके ऊपर आपने सर्टिफाई भी कर दिया। जी सर्टिफाइड। फिर उस सर्टिफाइड के ये बंदा नहीं कह सकता कि देयर इज नो एक्सक्यूज, के इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज इन लॉ। ये तो अकाउंटेंट ने किया, मुझे तो पता ही नहीं था। देखो ये तो पार्टी का चेयरमैन है, एक आम बंदा भी जो है ना उसको भी लॉ ये कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बिल्कुल सही कि मुझे जी कानून का पता ही नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका सीनियर एडवोकेट जहांगीर जदून साहब। आप एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। नाज़रीन, जो कानूनी पहलू थे इस इम्पॉर्टेंट केस के, उस हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। आप एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई की फंडिंग के हवाले से जो फैसला दिया था उसका फॉलोअप जो है वो हम पाकिस्तानी सियासत के अंदर देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वफाकी वज़रा और दूसरी जानब से पीटीआई के जो सीनियर फॉर्मर मिनिस्टर्स थे या उनकी जो सीनियर क़यादत है, और आज जिस तरह से एहतजाज भी किया गया इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, वो आप देख रहे हैं दोनों जानब से एक बयानिया या एक ओपिनियन जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक क्या हो सकता है पीटीआई के साथ, उसके ऊपर बात करना और उसके का जो एक लीगल पहलू जो है वो अवाम तक पहुंचाना, नाज़रीन तक पहुंचाना जो है वो नहायत ही ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमर दिलशाद साहब, साहब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनसे अब बात करेंगे। ये बताइएगा कि ये जो सबसे पहले तो जो रेफरेंस यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनके खिलाफ पीटीआई ने दायर किया है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर, उसके अंदर आप समझते हैं कि कोई क्रेडिबल ऐसा एविडेंस सामने आ जाएगा जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जो इस ख्वाहिशमंद हैं पीटीआई वाले कि इनको फारग कर दिया जाए, वो हो जाएगा?
दरअसल भाई साहब बात यह है कि पीटीआई की जो लीगल या कानूनी टीम है, या इवन जनाब चेयरमैन साहब हैं, इमरान खान साहब मोहतरम शख्सियत है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ शर्मंगेज मज़ाक़खेज़ जो कैंपेन चलाई, और इसके बाद उनके जो सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली में जो तहरीक अदम मजम्मत समझ लें जिस तरह अंदाज से पेश की, उसका असर पड़ेगा जुडिशनल कमीशन जुडिशनल कौंसिल पर। वो ये समझेंगे कि इस पार्टी का तो रवैया शुरू से ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मुतसबाना रहा है। वो उनके खिलाफ तो कोई 1-1.5 साल से कैंपेन चला रहे। इवन जब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, वो उनके खिलाफ जो है तकारीरें करते थे, पार्लियामेंट में भी और उनके खिताब में भी और आम जलसे जुलूसों में भी। तो उसकी अहमियत ख़त्म हो गई। जब एक वाला ये मामला हो जाए कि इस जुडिशनल कौंसिल के सामने जो रेफरेंस आया है ये मैलाफाइड है, तो जहाँ मैलाफाइड का लफ्ज़ वैसा भाई आपने भी बड़े अदालती कार्रवाई देखी है, हमने भी अदालती कार्रवाई, हमारे जो दोस्तों ने या जो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वो हमें बताया करते थे कि जहाँ किसी जगह ये साबित हो जाए ये मैलाफाइड है, तो पहली 2-3 पेशी में वो केस खत्म हो जाता है। अगर कुछ इस तरह के आपने पता होगा कि आर्टिकल 58(2)B के तहत हमारी असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई, तो जो असम्बलियाँ बहाल हुई, जस्ट डॉक्टर नसीम नाशिर शाह को बहाल की गई, तो उन्होंने लफ्ज़ लिखा मैलाफाइड। तो जब मैलाफाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए तो वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह आप इनके तहरीक इंसाफ के दोस्तों को इस चीज़ की बारीकियों का शायद इल्म ना हो, तो जहाँ तो मैलाफाइड हो गया ना। आप 1.5-2 साल से चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कह रहे हैं कि जनाब जी जाति उभरा जाते रहे हैं, मरीम नवाज के बहुत कदमों में बैठे होते हैं। ये सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल हमारे ऑनरेबल जज हैं, तो बड़े सीनियर जज हैं जुडिशल कौंसिल के, वो महसूस कर रहे हैं कि ये तो इमरान खान साहब तो इलेक्शन के इसलिए दबाव डाल रहे हैं कि ताकि हमारा फॉरेन फंडिंग केस के मामले में आ जाए। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जुडिशनल कमीशन के सामने ये बताएंगे कि जनाब इमरान खान की इंतहाई बड़े रिस्पेक्टेड ऐसी शख्सियात के नाम है जो पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा, जो वो नाम लेके बताएंगे, उनकी आइडियो दिखाएंगे, उनको घर में दाखिले की वीडियो दिखाएंगे कि जनाब ये तो मतलब प्रेशर डाल रहे थे कि जब आपका ये जो है फॉरेन फंडिंग केस का ये आप सबूत देख लें। ये मुझसे कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब से अलहदगी मुलाकात करें, खुफिया मुलाकात करें, मैंने इनकार कर दिया कि जी मेरे दफ्तर में आए, और दफ्तर तो खुले होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे गुजारिश करूँ कि हुकूमत ने भी ज्यादती की, जब एक तरफ पूरा इमरान खान का ग्रुप उनके खिलाफ लगा। अच्छा कंवर साहब, मुझे काइंडली ये बताएं कि किसने सेपरेटली मीटिंग करने की दरख्वास्त इमरान खान साहब ने की थी? बस जी उनके बहुत गहरे दोस्त आए थे उनसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा था कि जी आप इमरान खान से ख्वाहिश है इमरान खान साहब की का बलैदगी में मुलाकात कर, उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने आपको बताया था, तमाम चैनल पे आ चुका है, हमने बताया था कि भाई ये नाम जो है वो खुद ही बताएंगे, किसी मौके के मुनासबत से बता देंगे नाम, ठीक तो है, उस नाम भी बता देंगे। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अलहदगी में मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे? बस हो गई वो तो दरअसल बात ये, उनके पास भी बहुत मटीरियल है ना बात करने का। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में सबसे पहली बात वो यही कहेंगे जी ये तो 1.5-2 साल से हमारे खिलाफ कैंपेन चला रहे थे, अब एक मुलाकात की है, ठीक है, हुकूमती वफद मिलने गया, कोई भी। इससे पहले शाम में कुरैशी क्या लेने साहब क्या लेने गए? सारे दरवाजे खुले हुए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो एग्जीक्यूटिव पावर भी है, जुडिशल पावर भी, हर कोई मिल सकता है उनसे। तो अब ये अगर चले गए थे तो गलत किया। मैं तो अपने जाती तौर पर मेरी ख्याल यही है कि हुकूमती वफद को नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना, बिला वजह के वो फैसला आएगा 2 दिन में आए, 10 दिन में आए, आप क्या लेने गए थे वहाँ? मुतालबा किस बात का आपने मुतालबा करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए था उन्हें, जिसकी बना पर आज जुडिशल कमीशन में या कौंसिल में जाने का एक बहाना बन गया, एक प्यारा बन गया उनके खिलाफ। उसका जवाब वो दे देंगे, वहाँ फुल कमीशन के साथ बैठे हुए, कोई अलहदगी थोड़ा मुलाकात हुई है, लेकिन जाना नहीं चाहिए था। मुझे इस चीज़ का नापसंदगी का मुजाहरा करते, हुकूमत को कम अज कम नहीं जाना चाहिए था। लेकिन बाकी तो सबसे ज्यादा जो मुलाकातें की है, वो प्रेस वोट भी आ चुका है, वो तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने मुलाकातें की है, 5 वफाकी और साबिक वज़रा ने मुलाकातें की। करते हैं, कोई डिलिमिटेशन के लिए गया, कोई इलेक्टोरल रोल्स के लिए गया, जो मामला होते रहते हैं आईनी कानूनी, उसमें कोई हर्ज नहीं है जाने के लिए। ये जरूरी नहीं था कि कोई फॉरेन फंडिंग के लिए वो गए थे, लेकिन और भी बेशुमार बातें होती है अपने हल्के की, तो ये तो जाना। कंवर साहब मुझे काइंडली मुझे बता दें कि इस बेसिस के ऊपर जो भी फाइंडिंग अभी तक आई हैं, और साथ ही उन्होंने कहा है जी कि शोकाज भी दे दी है कि आप बताएं
ये सारा जो भी डिसीजन अभी आया है उसकी वजूहात जो हैं या ये फंडिंग वगैरह के हवाले से पीटीआई से ये भी पूछा गया है। मुझे ये बताएं कि जो एविडेंस मतलब जो ये डिसीजन अभी मौजूद है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है जी बिल्कुल सही। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो जजमेंट आई है ना, खुद तो उन्होंने नहीं लिखा, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सवाल मेरा ये है कि क्या पीटीआई बैन हो सकती है? नहीं, मैं आपकी वसातत से मैं अर्ज करूंगा कि ऐसा किसी सियासी जमात को कायम करार देना नामुमकिन है, और तहरीक इंसाफ जैसी नेशनल पार्टी को तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन बहरहाल इसी तरह, लेकिन इन्होंने जो फॉरेन फंडिंग आई है, ममनुआ फंडिंग, वो जब्त कर लेंगे, उन्होंने शौकात नोटिस दे दिया, उसका जवाब नहीं दिया। और दूसरा एक बड़ा अहम जो बड़ा सीरियस मसला जो है वो ये है कि जो इमरान खान ने जल्दबाजी में की या समझ में नहीं आया या चार्टर अकाउंट ने धोखा दिया उनको, तो जो दस्तखत करवा लिए अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर के नाम इसके अंदर मैं सर्टिफाइड करता हूँ कि कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है, वो उनके खिलाफ एक तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की माजी के बेशुमार इस तरह के केसेस हुए हैं कि उन्हें चलते फिरते आदमी को भी तायात नाहिल करार दे दिया, उनकी रवायत बेशुमार फैसले आपने पढ़े, हमने भी देखे, तो ये तो उससे भी ज्यादा सीरियस है। इसमें 5 साल की रिपोर्ट है और अकबर एस बाबर के पास दस्तखत हैं जिसको उन्होंने इमरान खान से कहा कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग में ममनुआ फंडिंग आ रही है तो आप रोके देखें। उसके ऊपर इमरान खान साहब की कमेंट्स और नोटिफिकेशन नहीं सॉरी चार्जशीट भी किया उन्होंने अपनी पार्टी के चंद लोगों को। वो सारी चीजें जो पेश होंगी तो कहें आपको तो पता था, तो आप ये कहते हैं मुझे पता नहीं था, ये दस्तखत में से करवा ली गई, ये आपका मंतक हमें समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ उनके ऊपर एक तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। तो बाकी ज़ाहिर है फैसले हमारे ये जो है ये 62-63 के जुमरे में आएगा, आ जाता है। 63 में तो नहीं आता, 62 में जो होता है ना कि आपने हकायक छुपाए, आपने गलत बयानी से काम लिया और आपने एक बहुत बड़ी जो है आपके पास ममनुआ फंडिंग आ रही थी तो आपने गलत बयानी से काम लिया, तो ये चीजें तो उनके खिलाफ चार्जशीट बन सकती है। इस पर तो अपना जवाब दें, तो ऊपर इलेक्शन कमीशन मुतमईन होता है कि नहीं होता उनकी अपना उनकी जवाबदेही पर है। लेकिन ये एक तरफ जहां तक पार्टी बरकरार रहेगी, पार्टी को कालदम करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो ऐसी बात नहीं है कि छोटी ऐसी बातें नहीं है कि पार्टी कालदम हो जाए, पार्टी बरकरार रहेगी और पार्टी पे कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन इमरान खान के ऊपर हमें ये जो उन्होंने तस्दीक कर दिया और दस्तखत कर दिए और अकबर बाबर चूंकि पार्टी बनेगा तो उसके बाद और भी बहुत डॉक्यूमेंट इसमें उसमें आरिफ अलवी साहब के भी दस्तखत हैं। आरिफ अलवी साहब ने भी कहा है इमरान खान को, जनाब हमें ये रिपोर्टें आ रही हैं, अकबर बाबर की तरफ देख लेते हैं क्या मामला हो रहा है, तो सारी उसके पास मौजूद है। तब ये कहेगा जी मुझे पता नहीं था, मैं दस्तखत कर दिए, ये मैंने सर्टिफाइड कर दिए। सर्टिफाइड को गलत बयानी और हकायक से छुपाना और ममनुआ फंडिंग से इनकार करना अपने सर्टिफिकेट में, ये उन पर एक तलवार लटकती हुई हमें नजर आ रही है। तो बाकी आयन और कानून के मुताबिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान शो काज का वो जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है। आज जो है ये जो तोशाखाना के हवाले से एक इलेक्शन कमीशन में वहाँ दाखिल किया गया है जी कि इन्होंने वो भी ये 62-63 के जुमरे में ही उन्होंने कोशिश की है कि इसको लाया जाए और इलेक्शन कमीशन से कहा गया है जी कि इन्होंने हकायक को छुपाया और झूठ बोला है। इस हवाले से डू यू थिंक कि कुछ हो सकता है खान साहब के खिलाफ? नहीं, गवर्नमेंट तो इलेक्शन कमीशन को डिक्टेशन नहीं दे सकती है। तो गवर्नमेंट की जो वफाकी काबीना है जो भी मामला वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो फैसला है जजमेंट आया उसमें इलेक्शन पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी अपनी एक बड़ा विजडम इख्तियार करते हुए विजडम बड़ा शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने सेक्शन 212 का जिक्र किया। 212 में रेफरेंस देना गवर्नमेंट को इनका इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये लिख दिया कि आइन के आर्टिकल 17 का सब सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी की है तहरीक इंसाफ ने और उन्होंने हमें हकायक नहीं बताए। उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 17 में कि इलेक्शन कमीशन को तमाम जो अपनी फंडिंग जो है सोर्स मनी जो है आपकी ट्रेल ऑफ मनी वो बतानी पड़ेगी इलेक्शन पाकिस्तान को, तो वो उन्होंने हकायक छुपाए। वो तो स्टेट बैंक पाकिस्तान ने भी कह दिया कि जी 11 अकाउंट ऐसे तो जो उन्होंने छुपाए रखे हमें नहीं बताए, स्टेट बैंक को भी नहीं बताए, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं बताए। तो वो आर्टिकल 17(3) का जो है वो बड़ा नाजुक मसला है, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो रेफरेंस आएगा वफाकी हुकूमत की तरफ से तो वो गौर करेगी कि आपने ये क्यों नहीं बताया। आज खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, स्टेट बैंक तो गवर्नमेंट पाकिस्तान से ऊपर है, आपको पता ही है आईनी कानूनी तौर पर तो बहुत बड़ा बुलंद इदारा है कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने लिख दिया कि इसमें 11 अकाउंट। वो एक और बड़ी अहम बात है जो इमरान खान के जो राइट जो बैठे हुए इमरान इस्माइल हो गया, शाह खावर जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब थे, इस तरह अपना ये कैसर
अपने वो जो है अपने स्पीकर साहब जो थे, स्पीकर, हाँ जो कैसर जो है इनके, असद कैसर वगैरह। कैसर हो गया, महमूद रशीद हो गया, इमरान इस्माइल हो गया, एक पता नहीं कौन सी औरत है ज़ियाद नसीमा हो गई। इन्होंने कोई तकरीबन 35 करोड़ रुपया इनको बाहर से आया। तो वो उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ने पूछा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, ये पैसा कहाँ से आया, तो इमरान खान की पार्टी ने लिख कर दिया कि हम तो बड़े हैरान हो गए, ये 11 करोड़ किधर से आ गए, हमें तो नहीं पता था ये कहाँ से आ गए। तो ये भी एक फैसला इनके खिलाफ जा रहा है। तो आज इलेक्शन पाकिस्तान ने हमारी इतला के मुताबिक उनको नोटिस जारी कर दिए हैं, उनको भी कि भी आप हमें आके जवाब दें कि आपके फंड में पैसे आए और आपने सालाना गोशवारे में इनका जिक्र नहीं किया, आपके पर्सनल अकाउंट में पैसा आया था। तो ये भी एक बड़ी अच्छी खासी जो है इनके खिलाफ बात जाएगी। तो ये 11-12 उसको तो लिख दिया है इमरान खान की जमात ने, पार्टी ने, कि हमें हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, जो मर्जी कार्रवाई इनके खिलाफ कर ले आप, हमें नहीं पता पैसा कहाँ से आया। तो देखो ना कितना पैसा अल्लाह ताला ने इनको दिया, हमारे ओवरसीज पाकिस्तान ने इन पे एतमाद किया, ये नेक्स्ट क़यादत आएगी हमें संभालेगी, तो इनकी क़यादत में पैसे। अब आखिर में एक छोटा सा सवाल करूंगा कि इसका जो सियासी अब पीटीआई के ऊपर खासकर ओवरसीज पाकिस्तानियों का आपने नाम लिया, जो लोग इनको फंडिंग करते रहे हैं, इस सारी सूरत हाल में और पाकिस्तान के अंदर भी जितनी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, खासकर जब उनकी हुकूमत को निकाल दिया गया, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि उन्होंने बाई इलेक्शन के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इस सारी सूरत हाल को अगर हम सामने रखें तो खान साहब की जो पॉलिटिकल इमेज है एक एज अ पॉपुलर लीडर, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी इफेक्टेड, इसको मुतासर होगा? इमरान खान की मकबूलियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवाम को ये नजर आ रहा है कि जो माजी की हुकूमतें आई हैं वो भी उनकी कोई कारकर्दगी गुड गवर्नेंस नहीं थी, बैड गवर्नेंस थी, उनके बारे में अब जो है वो अच्छा असर नहीं जाएगा। और वो उसके लिए यह इमरान खान की मकबूलियत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो उनके ऊपर जो आईनी और कानूनी जो उनके ऊपर जो है रेफरेंस दाखिल हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी की मकबूलियत तो नहीं देखनी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये देखना है कि जनाब कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, मिसकंडक्ट कहाँ हो गया, इसके बाद री एप्रोप्रिएशन कहाँ से हुई, कैसे फंडिंग आई और कहाँ तकसीम हुई, और ममनुआ फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है, तो वो उस पर फैसला करेगी, किसी की मकबूलियत पर ही देखेगी। बहुत शुक्रिया कमल दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक और शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ सेनेटर अनवर बेग साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं। उनसे हम बात करेंगे इस वक्त जो सिचुएशन मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं, ख़ासकर इलेक्शन कमीशन ने फंडिंग के हवाले से पीटीआई का जो डिसीजन दिया है। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। काइंडली ये बता दें कि दोनों जानब से हम देख रहे हैं कि एक कशमकश जो है वो चल रही है, और जो इत्तेहादी हुकूमत है पीडीएम की, उनकी कोशिश ये है कि इमरान खान साहब को पॉलिटिकली भी डैमेज किया जाए, जिस तरह से वो एक तरतीब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनके फेडरल मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, उनकी सीनियर लीडरशिप कर रही है जब से ये फैसला आया है। और दूसरी जानब ज़ाहिर है कि उसके जो कानूनी जो पहलू हैं उसके ऊपर भी फेडरल गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगी, ख़ासकर जो इमरान खान साहब ने जिसको वो कहते हैं एफिडेविट या सर्टिफिकेट कहते हैं, उनके सिग्नेचर्स हैं, और वो ये कहते रहे हैं जी कि ये जितनी भी फंडिंग है ये बिल्कुल लीगल है और कानून के मुताबिक है। सो इमरान खान साहब की शख्सियत के ऊपर आप क्या समझते हैं कि कोई यानी मसला उनका पेश आ सकता है, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनके ऊपर भी 62 जो है आर्टिकल 62 जो है वो लग सकता है? वही साहब, मैं एक अंग्रेजी में कहावत है कि इमरान खान इज द बेस्ट अमंग द वर्स्ट। अगर आप इमरान खान को कंपेयर करें शरीफ फैमिली से या जरदारी फैमिली से, कोई कंपैरिजन नहीं है, यानी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आदमी, आप इसको जो मर्जी कहें, ये फाइनेंशियल करप्शन इसलिए नहीं की है, ना पहले क्रिकेट के ज़माने में की है, ना उसने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने में की है, ना बाद में की है। कोई गलतियां हो सकती हैं, इंसान है, आगे पीछे गलतियां हो सकती हैं, बट अगर आप ये कहें कि इमरान ने पैसे खाए, इसने पैसे चोरी किए हैं, दैट इज़ ऑल रबिश। ऐसी कोई बात नहीं। ऑल्दो आपको पता है मैं पीटीआई का बंदा नहीं हूँ, बट हम भी दुनिया में रहते हैं और देखते हैं कि उठना बैठना कैसा है, क्या नहीं है।
तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन कमीशन, ये एक मैनेज्ड रिजल्ट डिसीजन है। और अब मैं क्या आपको मजीद डिटेल में जाऊं, ये सब कंट्रोल्ड है। और फिर उसके अलावा इनकी जो रिश्तेदारी है वो भी सबको पता है, इनकी लॉयल्टीज किधर है। तो अगर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पंजाब को गवर्न कर रही है, केपी को कर रही है, आज़ाद कश्मीर को कर रही है, जीबी को कर रही है, एंड दे हैव गॉट बिग चंक्स इन सिंध असेंबली, तो अगर वो ये कहते हैं कि जी हमें इस इलेक्शन कमीशन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, चेंज करें, तो चेंज करने वाले चेंज करें जिन्होंने इसको लगाया है। वो तो कल इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि किसके कहने पे मैंने इसको लगाया है। आई मीन ही वाज क्वाइट ओपन एंड ब्लंट। हाँ, लेकिन वो ठीक है, वो ठीक बिल्कुल सही है बेग साहब। एक तो पहले तो ये है कि इनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से इमरान खान साहब वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव। अगर वो अब ये एक्नॉलेज भी कर लेते हैं कि भाई मुझे किसी ने कहा कि जी आप लगा दें, तो भाई फिर तो आप ये मान रहे हैं कि आपके पास इख्तियार नहीं था, या आप जो थे वो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम सही तरीके से नहीं कर रहे थे। तो ये तो उन्होंने खुद ही एक्नॉलेज कर लिया। अब नवाज शरीफ साहब वाला जो मामला था, अगर इसके अंदर आप कहते हैं कि कोई गलतियां हो सकती हैं, कोई शॉर्टकमिंग हो सकती है, कोई ओवरलुक कर लिया किसी अकाउंट को, कोई पैसा आया, तो नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ लॉन्ग किया गया, तो डू यू थिंक दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ अ मैनेज्ड डिसीजन? तो देखिए मेरी बात सुने, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विद पेयर्स। मैंने आपको कहा ना कि नवाज शरीफ और इमरान खान या जरदारी साहब और इमरान खान को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मियां नवाज शरीफ साहब से कोर्ट ने ये कहा था कि आप ज़रा मनी ट्रेल दे दें हमें, ये जो आपने अपार्टमेंट्स लंदन में ख़रीदे, आपके सामने का है ये कारनामा। कभी आज कुछ कह रहे थे, कल कुछ कह रहे, कतरी लेटर आया, ये लेटर आया, फिर गोल मोल हो गए। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट एन एलिगेशन ऑन इमरान खान के इसने झूठ कहा है। अब देखिए दफ़ा लगाने में तो कुछ कोई भी लगा दे। मैं कल परसों इत्तेज़ाज़ एहसन साहब को सुन रहा था, आई मीन ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो वो ये कह रहे थे कि ना इनका कोई सर है ना कोई पाँव है, और ये जो फैसला दिया है ये भी बहुत फ्लॉड किस्म का है, और सुप्रीम कोर्ट विल जस्ट थ्रो इट आउट। तो कहने का मकसद ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अब हमारा मुल्क ना और ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकता, और ये एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए अब फेलियर पे फेलियर ही होंगे। मुल्क के वैसे ही हालात पॉलिटिकली आपने देखे कैसे, और सबसे बड़ी बात आपके इकोनॉमिक हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं दिन बर दिन। तो मैं ये समझता हूँ कि या तो कोई ड्रास्टिक चीज़ हो और एक इंटरवेंशन हो और टेक ओवर हो जाए, बट वो उसकी भी आजकल दुनिया में गुंजाइश नहीं है। तो बेस्ट पॉसिबल रेमेडी यही है कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दें अंडर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, और आप इलेक्शन कराएं और जो भी आए उसको हक दे गवर्न करने का, चाहे नून लीग आए, पीपल्स पार्टी आए, पीटीआई, जो भी पार्टी आए, और फिर इंटरफेरेंस ना करें। ये जहां तक इंटरफेरेंस होती जाएगी, और ये पिछले 50-60 साल से तो हम 1960 से तो 58 से तो एक्सपेरिमेंट्स हम देखते ही रहे। अच्छा बेग साहब, मुझे जी सामने है, बिल्कुल सही है बेग साहब। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि एक प्रिज्यूम कर लेते हैं कि उस सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर कोर्ट जो है वो उनको कहती है चूंकि आपने हकाइक को छुपाया, सच नहीं बोला, लिहाजा आप सादिक और अमीन जो है वो नहीं रहे, लिहाजा उनको अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर लिया जाता है तो पार्टी चलती रहेगी, और खान साहब को जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरह रहबर बना दिया जाएगा पार्टी का। नहीं देखिए मेरी बात सुने, इमरान को माइनस नहीं कर सकते, कोर्ट्स नहीं मानेगी। देखें उसने वो डॉक्यूमेंट साइन, स्टेटमेंट साइन की है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये इमरान ने खुद कल कहा है। भाई वो एफिडेविट थोड़ी है, एफिडेविट अगर है तो सबसे पहले तो आप
इसको पकड़े ना, शहबाज शरीफ को, जो उसने अपने भाई के बारे में एफिडेविट दे के गया कि अभी जी मेरा भाईजान 2 महीने में या 1 महीने में वापस पाकिस्तान आएगा। आज उसको 2.5-3 साल है, उसको उठा के अपने प्राइम मिनिस्टर इंस्टॉल कर दिया। तो खुदा का खौफ करे यार, ये कौन से कानून है? ये कौन से कानून है? मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसको इंडाइट कर रहे हैं, जिस दिन इंडाइट कर रहे हैं उस दिन आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। ओ यार क्या हो गया? ये मुल्क है या पपाया रिपब्लिक है? ऐसे नहीं होता। ये बथेरी हमने एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने कहा कर लिए हैं। इनफ इज इनफ यार। अब खुदा के वास्ते मुल्क को सही सिम पे डाले। आई मीन वी हैव नियरली गॉन टू द डॉग्स। आई मीन वी आर एट द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट। पैसे इधर उधर भीख मांगते फिर रहे हैं हम। अभी तक मुल्क संभला नहीं है, दिन बर दिन गिरता जा रहा है नीचे। आप दुनिया में इंटरनेशनल रेटिंग्स हम अब आपकी देखें अब कहाँ जा रही है। सोमालिया, सूडान, इस टाइप के कंट्रीज जो है वो हमसे बेहतर है यार। बहुत शुक्रिया सेनेटर अनवर बेग साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर वो अपना तजिया जो है, अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।